क्या बोल रहे हैं? समीकरण जो निकाय हैं ये समीकरण है और ये समीकरण है। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखे हैं। एक अद्वितीय हल कब होगा? अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल कब होता है बेटा? केवल एक हल होने की जो कंडीशन होती है वो होती है बेटा a1/a2 का मान अगर बराबर ना हो b1/b2 के। ये स्थिति होती है केवल और केवल एक हल होने के लिए, यानी कि अद्वितीय हल होने के लिए, प्रतिच्छेदित रेखा होने के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो पहला है बेटा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आते हैं, कह रहे हैं इसमें ये जो बहुपद आपको दिख रहा है इसमें बहुपद की घात कितनी है? 3 है अधिकतम। तो शून्य की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो शून्यों की अधिकतम संख्या 3 होगी। ठीक है, ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी है इसका सार्वंतर क्या है? तो सार्वंतर क्या होता है बेटा? द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद, द्वितीय पद 7 है, प्रथम पद 12 है, तो माइनस के 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला बोल रहा है यदि द्विघात समीकरण ये है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है आपको, विविक्तिकर का मान 0 है तो द्विघात समीकरण कैसा होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी? अगर बच्चों विविक्तिकर 0 होता है ना तो मूल वास्तविक होते हैं और समान होते हैं। ठीक है, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक वृत्त की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? अगर आपके पास बच्चों वृत्त है, ठीक है, जैसे कि ये वृत्त है, इस वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। यहाँ से वृत्त तो कितना ही बड़ा क्यों ना हो सकता है ना, तो इसकी अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो आंसर हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कह रहे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो प्रश्न आपको दे रखे हैं ना इनके रिक्त स्थानों को भरना है। पहले वाले पे आ जाइए, कह रहे दो बहुपदों का योग क्या होगा? अगर दो बहुपद है उनको जोड़ेंगे, तो मैं आंसर नंबर डाल के लिख देता हूँ ना। तो पहले वाले का आंसर क्या होगा? बहुपद। दो बहुपदों को जोड़ने पर फिर से हमें एक बहुपद मिलता है। ठीक है, घटना ए की प्रायिकता और घटना ए नहीं की प्रायिकता का जो योगफल किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है ना, आप जान दें किसी चीज़ की होने की घटना और किसी चीज़ की ना होने की घटना का जो योगफल होता है बच्चों वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, किसी द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक कितने मूल हो सकते हैं? 2 मूल हो सकते हैं। ठीक है, तो तीसरे वाले का ऑप्शन आ जाएगा आपका 2 मूल हो सकते हैं। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापों का संबंध क्या होता है? यहाँ पर आपको रिक्त स्थान भरना है। तो संबंध क्या होता है बेटा? 3 माध्यक। ठीक है, 3 माध्यक जो होता है बेटा वो किसके बराबर होता है? ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लस वैसे माइनस के 2 माध्य होता है यहाँ पर, और ये होता है बहुलक के बराबर। ठीक है, ये संबंध होता है। तो 3 माध्यक इधर कर दिया है, ठीक है ना, और माइनस के 2 माध्य उधर है, तो 3 माध्यक सही संबंध जो एग्जाम में आप लिखोगे वो प्लस का बहुलक इधर के माइनस का हो गया। देखो ठीक है ना, ये 3 माध्यक यहाँ है, बहुलक उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा? 2 माध्य को ना प्लस में रखा है यहाँ पर, देख रहे हो, 2 माध्य को यहाँ पर प्लस में रखा है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, तो प्लस में रखने का तरीका क्या होगा कि माइनस से गुणा कर दे, या फिर सिंपल ये रखो, प्लस का बहुलक इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का, माइनस के बहुलक माइनस के 2 माध्य। ठीक है, माइनस ऊपर नीचे लेना, ये आ जाएगा आंसर। सभी वर्ग कैसे होते हैं? सभी जो वर्ग होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं, दिखने में एक जैसे होते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको बताना है सत्य सत्य क्या, कौन सा कथन सत्य सत्य है? √5 एक अपरिमेय संख्या है, सत्य है। ठीक है ना, बाएं बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्शिकाओं की लंबाइयाँ समान होती है, सत्य है। ठीक है, प्रमेय 2 है, ये 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 8 आ रहा है। देखो इसमें तो 2 का अंतर है, 4 के बाद 8 आ रहा है, इसमें 4 का अंतर है, सार्वंतर बराबर नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी बिल्कुल नहीं है, गलत है ये स्टेटमेंट। तीसरा, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है, सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मूल बिंदु से जो दूरी होगी वो इतनी होगी, मूल बिंदु और एक बिंदु है उससे जो दूरी होगी वो इतनी होगी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मूल बिंदु मतलब 0 0, तो जो बिंदु दे रखा होता है ना, ये x है x², ये y है y², अंडर में लग जाएगा, तो बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, तो 4 सही कथन थे, एक गलत कथन था। अब सही जोड़ा मिलाना है बेटा। ठीक है,
देखो बेटा सही जोड़ा मिलाएंगे, थोड़ा डार्क कर लेते हैं। साइन जीरो का मान क्या होता है? ज़ीरो। ठीक है, तो पहले वाले का हो जाएगा डी। ठीक है, टेन 60 का मान कितना होता है? अंडर रूट 3, ये हो जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1, ये हो जाएगा। कॉस 60 का मान कितना हो जाए बताओ? 1/2, ये हो जाएगा। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इधर ज़्यादा थे, ये हमारा सही मिलान होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं प्रत्येक का एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखें, एक वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, नंबर 1 करके। त्रिज्या आर वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा बेटा? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, मैं ऑप्शन डाल देता हूँ पहले। 1 2 3 4 तक लिख लेते हैं पहले। क्या होगा? त्रिज्या आर वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, पहले वाला। कह रहे हैं यदि x प्लस वाई बराबर 5 और x बराबर 1 हो तो y का मान क्या होगा? देखो बेटा हमें क्या बोल रखा है? x प्लस वाई बराबर 5, x के जगह पर 1 रखेंगे तो क्या होगा बेटा? प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 4। सेकंड का आंसर। नेक्स्ट है गोले के आयतन का सूत्र लिखिए। गोले के आयतन का जो सूत्र होता है v बराबर लिख देते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, है कि नहीं। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक का सूत्र लिखिए। बहुलक का सूत्र लिखना है बेटा। बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 गुणे में H, बट्टे में आता है आपका 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2। ठीक है, फिर है वृत्त के त्रिज्याखंड की परिभाषा लिखिए। त्रिज्याखंड की परिभाषा क्या होता है? त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड। ठीक है, तो परिभाषा लिखना है 5वें में। वृत्त के अंतर्गत, वृत्त के अंदर लिखना, वृत्त के अंदर त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड त्रिज्यखंड कहलाता है। चित्र भी बना देना और लिख देना कौन सा लघु है और कौन सा दीर्घ है। जैसे कि मैं आपको चित्र बना देता हूँ। ये मैंने चित्र बनाया। ठीक है, ये त्रिज्या है, त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड, इसके बीच में एक कोण बन रहा है। ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। ठीक है, ये सफ़ेद सफ़ेद आपने कर दिया, ये हमारा क्या है बेटा? लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, और ये जो काला काला है वो हमारा क्या? दीर्घ त्रिज्यखंड। ये आपसे बोला था, आराम से हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में, 2 नंबर वाले। संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, 140 लिखते हैं, पहला वाला पार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, 140 को गुणनखंड करूँ। 2 7 14, 0 2 3 6, 1 बचा 2 5 10, 5 से कटेगा 5 7 35, 7 1 कम 7। ठीक है, तो 140 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ये आ जाएगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ठीक है, अब अथवा वाला भी हम कर देते हैं इस तरफ। अथवा करके क्या बोला है? 8 9 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 की घात 3। 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 गुणा 3, यानी कि 3 की घात 2। और 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणे 5, यानी कि 5 की घात 2। कुछ भी उभयनिष्ठ है? नहीं है, तो कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं एलसीएम निकालना है हमें। तो जो संख्या है ना अलग अलग है सब कुछ, तो सबको गुणे में डाल दो, यानी कि 8 2 की घात 3 8, 3 की घात ये 9 गुणे 25, 25 अट्ठे 200 गुणे 9, 9 दूनी 18, पीछे से 0, 1800 आ जाएगा आंसर एलसीएम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः इतना है। ठीक है, सो सॉल्यूशन में आ जाते हैं। हमें क्या दे रखा है? शून्यकों का योग, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। ये हमें दे रखा है -3, और फिर हमें दे रखा है शून्यकों का योगफल, सॉरी गुणनफल।
यानी कि अल्फा गुणा बीटा, ये हमें दे रखा है 2। हमें निकालना है द्विघात बहुपद, आपसे द्विघात समीकरण भी बोल सकते हैं, ठीक है, चूंकि द्विघात बहुपद समीकरण में बस 0 लगा देना। सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, मान रख देंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस के 3 है, बाहर से एक्स, और अल्फा बीटा का मान 2 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा द्विघात बहुपद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। px के शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ px लिखा हुआ है, यानी कि x अक्ष में कितने कट पॉइंट है, कितने कट पॉइंट है बेटा, कोई भी कट पॉइंट आपको नहीं दिख रहा है, यानी कि इसमें शून्य कितने हैं, 0 है, कोई शून्य नहीं है, ठीक है, यह आ जाएगा आंसर। कह रहे हैं बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो बेटा हम देखते हैं कि ये एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर एक बिंदु है 2,3, ये नाम दे दो, तो ये बिंदु है बी, इसका है 4,1, ठीक है। निर्देशांक ये x1 y1 x2 y2, तो बीच की दूरी निकालनी है, ए और बी के बीच की दूरी। सूत्र क्या होता है बेटा, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग, x1 है 2, x2 है 4, y1 है 3, y2 है 1, 2 से 4 घटाएंगे -2, 3 से 1 घटाएंगे 2, माइनस का वर्ग करने में प्लस हो जाता है, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, √8, तो इसका वर्गमूल होता है 2 √2, ठीक है। 8 का वर्गमूल निकालना आता है ना, काटोगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 का जोड़ा बना, तो बाहर जिसका जोड़ा नहीं बना वो √ के अंदर, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अथवा है इसका, कह रहे 2 बिंदुओं को जोड़ने वाले का खंड AB को m अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु XY के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक बिंदु A है जिसके निर्देशांक है x1 y1, दूसरा बिंदु B है जिसका निर्देशांक है x2 y2, यहाँ कहीं पर एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक है xy, इसको ही विभक्त कर रहे हैं m और अनुपात n में, ठीक है। तो ये x और y निकालना है, तो इसका सूत्र होता है विभाजन सूत्र। क्या होता है सूत्र, m1 x के लिए, m1 की जगह m है, m1 x2, m2 की जगह n है, x1 बट्टे m1 प्लस m2, m प्लस n हो जाएगा। y के लिए सूत्र क्या होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ y कर दो, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा जिसमें 6 फलकों पर निम्नलिखित अक्षर है, इस पासे को एक बार फेंका जाता है, ए प्राप्त होने की घटना ज्ञात कीजिए। तो कुल परिणाम कितने हैं, गिनको, 1 2 3 4 5 6, कुल परिणाम 6 हैं। और ए कितनी बार है, ए कितनी बार है, 1 2 बार है 1, ठीक है। ए आने की प्रायिकता, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है बेटा, सिंपल, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। संभव परिणाम कितना है हमारे पास, 2, ये 2 बार आ सकता है, और कुल परिणाम है 6, 2 एकम 2, 2 3 6, काटेंगे तो, ठीक है। या फिर दूसरा दे रखा था, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती हैं, ठीक है। 2 खिलाड़ी कौन कौन है, एक संगीता है और दूसरी है रेशमा, दोनों मैच खेलते हैं टेनिस का, ठीक है। टेनिस मैच खेल रहे हैं दोनों भाई, ठीक है।
ये हमारी संगीता हुई और ये हमारी रेशमा हुई। ओके, ओके बेटा, अब आप देखो क्या बोल रहे हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता इतनी है। देखो संगीता दिया है, दिया है संगीता की मैच जीतने की प्रायिकता, यानी कि इसे हम घटना को ई मान लेते हैं। ये हमें दे रखा 0.62। ठीक, तो रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी? रेशमा मैच तभी जीतेगी जब संगीता हारेगी। ठीक है, तो संगीता के हारने की प्रायिकता क्या हो गई? देखो चूंकि रेशमा की मैच जीतने की प्रायिकता किसके बराबर है? संगीता की मैच हारने की प्रायिकता के। ठीक है, तो देखो बेटा ये चीज़ निकालनी है। अब संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता पी ई से दर्शाएं, तो हारने की क्या हो जाएगी? पी ई डैश। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि हारने किसी चीज़ के होने और उसके ना होने की प्रायिकता का योगफल 1 होता है। हमें पी ई डैश निकालना है, तो प्लस का पी इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का पी ई। तो पी कितना है हमारे पास? 0.62। घटा दूँ 1 को लिख सकता हूँ 1.00, तो ये आ जाएगा 8। 9 में से 6 घटाएंगे 3.038। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यह पत्ता एक का होगा। ठीक है, जो गड्डी होती है उसमें 52 पत्ते हैं, 2 कैटेगरी, 26 लाल और 26 काला। ठीक है ना, इनकी भी अलग से 2 कैटेगरी होती है। हर कैटेगरी में इसकी 2 कैटेगरी, इसकी 2 कैटेगरी, हर कैटेगरी में 13 पत्ते होते हैं। ऐसे आप चित्र बना सकते हो। अब इक्का की बात हो रही है कि पूरे गड्ढे में कितने इक्के हैं। हर कैटेगरी के पास एक इक्का होता है, तो टोटल 4 कैटेगरी होते हैं। तो 1 गुणा 4 यानी कि संभव परिणाम 4 है, और कुल परिणाम कितने? 52। ठीक है, तो प्रश्नानुसार इक्के आने की प्रायिकता क्या होगा बेटा? संभव परिणाम 4 है, कुल परिणाम 52 है। 4 कम 4, 1 बचा, 4 तिया 12। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, एक बक्से में 3 नीले, 2 सफ़ेद, 4 लाल कंचे हैं। इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी सफ़ेद कंचे होने की प्रायिकता क्या होगी? देखो बेटा मैं एक बक्सा बनाता हूँ। ये हमारे पास एक बक्सा है, क्या दिया हुआ है? 3 नीले गेंद है। ठीक है, 9 आ जाएगा कुल गेंद। हमसे क्या बोले? सफ़ेद कंचा होने की प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, इसलिए सफ़ेद कंचे आने की प्रायिकता, तो सफ़ेद कंचा कितना है बेटा? संभव परिणाम 2, कुल परिणाम 9। आंसर आ जाएगा 2/9। मान ज्ञात करना है इस त्रिकोणमिति में, इसका मान ज्ञात कीजिए। साइन 60 का मान होता है √3/2,
कॉस 30 का मान होता है √3/2, साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2, √3 गुणा √3 सिर्फ 3, 2 दूनी 4, 1 कम 1, 2 दूनी 4। लॉसर पर समान है नीचे बट्टे में, तो लॉसर पर वही आ जाएगा, जब नीचे समान होता है ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाता है। 4 1 कम 4, आंसर आ गया 1। यदि 10 का मान इतना हो तो साइन और कॉस का मान कितना होगा? ठीक है, सो देखो बेटा हमें दिया है 10a बराबर 4/3। आप जानते हो लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, ठीक है ना। यहाँ से साइन, यहाँ से कॉस, यहाँ से 10, नीचे से कॉसेक सेक कॉट, लंब बट्टे आधार है ना, L फॉर लंब, A फॉर आधार, K फॉर कर्ण। ठीक, तो हमें क्या दे रखा है बच्चों? हमें दे रखा है ये लंब है, ये आधार है। ठीक है, तो इसके हम क्या बनाएंगे? चित्र बनाएंगे समकोण त्रिभुज, क्योंकि त्रिकोणमिति के सारे नियम कानून समकोण त्रिभुज पर लागू होते हैं। यहाँ हमारा ए होगा, ये एंगल की बात कर रहा है ना, तो ये लंब है हमारा, और आधार कितना है 3। तो हमें क्या नहीं पता बेटा? कर्ण नहीं पता। ठीक, कर्ण निकालना है। कर्ण जो होता है वो होता है √ आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये सूत्र होता है। आधार कितना है बेटा? 3, 3 का वर्ग, लंब कितना है? 4, पच्चीस का वर्गमूल 5। तो कर्ण हमें मिल गया 5। अतः जो हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बेटा? साइन ए क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। तो लंब का मान कितना है बच्चों? लंब का मान है 4, कर्ण का मान है 5। नेक्स्ट हमें क्या ज्ञात करना है बेटा? कॉस। कॉस का मान क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। तो आधार हमारे पास 3 है, कर्ण हमारे पास 5 है। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा जो कि हमें निकालना था। अगला क्वेश्चन कह रहे बिंदुओं इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है, ज्ञात कीजिए। मान लेते इसको m1 अनुपात m2 में व्यक्त करता है, ठीक है ना। ये बिंदु किस अनुपात में व्यक्त करता है वो हमें ज्ञात करना है। तो बेसिकली ये क्या है? ठीक है, विभाजन सूत्र लगा देंगे। x के लिए सूत्र क्या होता है? m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। ठीक है, मान रखेंगे x निर्देशांक का मान कितना है? -1। m1 पता नहीं, x2 है 6, m2 पता नहीं, x1 है -3, नीचे है m1 प्लस m2। इधर इसके बट्टे में कुछ नहीं, देख ले लेंगे, तिरछे गुणा करेंगे, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, तो ये आ जाएगा -m1 -m2, ये हो गया 6m1 -3m2। अब क्या करेंगे? m1 को एक तरफ लाओ और m2 को एक तरफ, -3m2 इधर आके +3m2 हो जाएगा, और ये -m1 इधर आके +m1 हो जाएगा। इधर बचा आपका 2m2 और इधर आके 7m1। m2 गुणे में है, इधर आके बट्टे में आ जाएगा, इधर 7 गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, इसको ढंग से लिख लेते हैं। अनुपात का मतलब, बट्टे का मतलब होता है अनुपात। ठीक है, तो किस अनुपात में व्यक्त करेगा? 2:7 में। ठीक है, ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें।
अगला बोल रहे हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है, पाई का मान आपको इतना लेना है। ठीक है, हमारे पास एक वृत्त है, त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड हमें निकालना है। जो कोण हमें दे रखा है वो दे रखा है 60 डिग्री और त्रिज्या हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला पार्ट हमें निकालना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हमें निकालना है। सो हमें दिया क्या क्या वो पहले लिख लीजिए, एग्जाम में प्रॉपर वे में लिखना होता है। दिया है कोण थीटा बराबर 60 डिग्री, त्रिज्या आर बराबर 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है जिसका सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा है 60 डिग्री बट्टे में 360, पाई का मान 3.14 और आर हमारे पास कितना है बच्चों 6। 0 0 कटा 6 छंग 36, 6 से 6 कटा गुणा कर दो 6 से, 6 चौको 24, हासिल लगा दो 6 कम 6 और 2 8 और 6 × 18, 0.2 स्थान के बाद इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। या फिर दूसरा वाला करना था हमें, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो देखो बेटा, हमारे पास दो वृत्त दे रखे थे, एक छोटा एक उससे बड़ा। इन दोनों के क्षेत्रफलों का जो योगफल है वो बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो उसकी त्रिज्या बतानी है। इसकी त्रिज्या दे रखी है हमें क्वेश्चन में 8 सेंटीमीटर और एक की दे रखी है 6 सेंटीमीटर। इसको हम R1 बोलते हैं, इसको हम R2 बोलते हैं और बड़े वाले की त्रिज्या हम R बोल देते हैं, जो कि हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है बच्चों, छोटे दो वृत्तों का क्षेत्रफल किसके बराबर है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, छोटा वाला वृत्त ये वाला और ये वाला, यानी कि पाई R1 स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर और ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर। दोनों तरफ से पाई ओवरनिस्ट है, यहाँ से बचेगा R1 स्क्वायर, यहाँ से R2 स्क्वायर। दोनों तरफ से पाई ओवरनिस्ट कटा। R1 का मान कितना है 8 का स्क्वायर, R2 है का स्क्वायर। आगे हल करेंगे, 8 का वर्ग 64, ठीक है, और 6 का वर्ग 36, 100। 100 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो R मिल जाएगा हमें, 100 का वर्गमूल होता है 10। आंसर। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी बच्चों, 10 सेंटीमीटर होगी। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने कई बार सिद्ध करा रखा है, लगातार करवा रहा हूँ कई दिनों से। चलो अब भी करवा देता हूँ, उल्टा मान लेते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। अगर कोई भी, अरे यार अपरिमेय क्यों मान रहा हूँ, परिमेय मान रहा है। ठीक है, परिमेय संख्या उल्टा मान लेते हैं, अपरिमेय सिद्ध करना है हमें। तो अगर ये अपरिमेय संख्या है तो हर एक परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है, जहाँ पर Q का मान कभी नहीं 0 होता है, तथा जो HCF होता है P और Q का वो 1 आना चाहिए। वह PQ क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक है, ये चीज़ लिखनी ही लिखनी, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। अब क्या करना है बेटा, √3 के बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लेना, तिरछे गुणा करनी है। P एक कम P, √3Q एक कम √3Q।
अब वर्क करना हो दोनों तरफ, यहाँ से हो जाएगा पी स्क्वायर, √3 का वर्क करोगे तो √ हट जाता है, और इधर क्यू का वर्क हो जाए क्यू स्क्वायर। क्यू का गुणज क्या है, 3 है, तो हम लिखेंगे चूंकि पी स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए पी भी 3 से विभाजित होगा। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में ये क्या करना होता है हमें, माना p बराबर 3, और जो संख्या दे रखी होती है उसी संख्या को मानना होता है। फिर हमें क्या करना होता है, वही वर्क करना होता है दोनों तरफ। वर्क करने पर ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, वर्ग। तो वर्ग जब करेंगे तो इधर हो जाएगा पी स्क्वायर, इधर हो जाएगा 9r², ठीक है ना। तो हमें क्या चाहिए बच्चों, पी स्क्वायर की जगह क्यू लेके आना है, तो इसे समीकरण एक मान लो, पी स्क्वायर की जगह मान रख दो 3k²। 3 से काटोगे 3 3 9, ठीक है, ये समीकरण सेकंड मान लो इसको। गुणज पे कितना है, 3 है, तो कह रहे चूंकि ठीक है, पी क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 3 से विभाजित होगा। ओके, आप देखो बेटा, पी भी 3 से कट रहा है, क्यू भी 3 से कट रहा है, यानी कि दोनों ही 3 से कट रहे हैं, यानी कि HCF कितना हो जाएगा, 3। तो वही लिख रहे हैं, चूंकि दोनों 3 से विभाजित हैं, इसलिए जो HCF होगा P और Q का वो कितना होगा, 3 होगा, जो कि 1 के बराबर नहीं है। हमें 1 चाहिए था, आ कितना रहा है, 3 है। अगर 1 नहीं आ रहा है HCF तो वो परिमेय संख्या हो ही नहीं सकती। अतः हमारी जो अवधारणा वो गलत है, जो हमने माना था वो गलत आ गया, हमारी अवधारणा गलत है। क्योंकि अगर परिमेय संख्या होती तो HCF 1 देता, यहाँ तो 3 दे रहा है, इसलिए ये क्या है, गलत है। √3 क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, आराम से हो गया। कोई दिक्कत परेशानी हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, या तो वो करना था या करना था। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है। पहले वाले पार्ट पे आ जाते हैं। पहली वाली जो संख्या क्या है, 13 इतना है, परिमेय संख्या है ये, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 31 25 का गुणनखंड करने पर ठीक है, जैसे एग्जाम में लिखना है बिल्कुल वैसे करा रहा हूँ। 5 से कटेगा तो 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। 5 से फिर कटेगा, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 बचे 25, 5 कम 5। तो चूंकि इसका जो गुणनखंड है 3 1 2 5 का, 5 कितनी बार है, 5 के रूप में है, ठीक है, 5 की पावर 5। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि हर का गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n। लिखने का प्रोसेस ऐसा होता है, आपको पता है, अगर हम गुणनखंड करते हैं सिर्फ 5 5 आता है गुणे में, या सिर्फ 2 2 आता है, या फिर 2 और 5 दोनों रहते हैं, तब शांत होता है, ठीक है। और उसके अलावा कुछ और रहता है तो अशांत हो जाता है। तो यहाँ सिर्फ 5 5 आ रहा है तो शांत होगा, लेकिन लिखना कैसे, वैसे लिखना है, चूँकि हर का गुणनखंड करने पर नहीं, चूँकि हर का गुणनखंड 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n, ठीक है, का रूप है। इसलिए ये जो 13/31 25 है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा,
दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, ये पहले वाले का आंसर हो गया। अब आ जाओ इसके सेकंड वाले पार्ट पर। सेकंड वाला पार्ट क्या है, 6/15। ठीक है, तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, मतलब छोटा मोटा काट सकते हैं इसको। ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15। तो देखो सिर्फ 5 आ रहा है, तो ये भी 5 की पावर है, सिर्फ 5 जब आ रहा है तो वही से फिर से लिख देना है। चूँकि हल्का गौणखंड इस रूप में, इसका दशमलव प्रसार भी क्या होगा, शांत होगा। तो दोनों के शांत होंगे, ये आप बता दोगे। ठीक है, शानदार क्वेश्चन थे, आराम से हो गया। कह रहे विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को हल कीजिए। ठीक है, विलोपन विधि लगानी है, तो हमें क्या दे रखा है बच्चों, हमें दे रखा है 3x + 4y = 10, 2x - 2 = 2। किसको विलुप्त करना चाहते हो, x को। तो यहाँ 3 गुणज है तो इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 2 है तो इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, विलोपन विधि से कर रहे हैं तो यहाँ सिंपल लिख दोगे समीकरण 1 तथा 2 से। विलुप्त करना चाह रहे हम x को, गुणा कर देंगे 2 से, तो 2 × 3 = 6x, 2 × 4 = 8, y 10 × 2 = 20, 3 × 2 = 6x। ठीक है, 3 × 2 = 6y और ये 3 × 2 = 6। समान चिन्ह है, समान चिन्ह होने पे घटाते हैं, घटाने पर नीचे साइन बदल जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस माइनस कटा, 8 और 6 = 14y, 20 में से 6 घटाएंगे तो 14 बचेगा, 14 गुणे में है, इधर आके बट्टे में आ जाएगा, 14 × 1 = 14, तो y का मान आ गया 1। y का मान समीकरण 1 में या 2 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, आपकी मर्जी, आप किसी में भी रख सकते हैं। ठीक है, 2 पहले एक बार लिख लो, समीकरण जो दे रखा है 2x - 2 = 2, y का मान 1 आया था, तो ये माइनस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2, यहाँ 2x है, 4, ये 2 गुणे में थे, बट्टे में आ गया, काटो, 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आ गया बच्चों, 2 और y का मान 1। किस विधि से किया आपने, विलोपन विधि से। नेक्स्ट, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने, शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करनी है। शून्य के लिए जो आपको बहुपद दे रखा उसको शून्य के बराबर रखते हैं, रखा, इसका गुणज कुछ नहीं, x² का तो 1 मानते हैं, और यहाँ संख्या 10 है। ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पे 10 आए और जोड़ने पे कितना 7 आए, तो वो संख्या होती है 2 और 5, 2 × 5 = 10, 2 और 5 को जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, जोड़ने का चिन्ह था, यहाँ से जोड़ा, यहाँ से जोड़ा। ठीक है, पहले जोड़े से क्या बच्चों, x उभयनिष्ठ, x² से x बाहर निकालेंगे तो x बचता है, x बाहर आ गया तो 2 बचेगा, यहाँ से 5 का भागा दोनों में जाएगा, 5 बाहर आ गया, 5 दूनी 10, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, ये यानी कि आपने सही किया है। जो 2 बार उसे हम 1 बार लिखते हैं, और जो उभयनिष्ठ निकाला उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में डालो चिन्ह के साथ। यदि x + 2 = 0 तो प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाता है। दूसरा, यदि x + 5 = 0 तो प्लस का 5 इधर आके माइनस के 5 हो जाएगा। ये आपके पहले आंसर है, मूल है। इसको मैं अल्फ़ा बोल देता हूँ और इसको मैं बीटा बोल देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला काम तो आराम से हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं थी इसमें। ठीक है ना, पहला काम हमने आराम से कर लिया। अब आ जाओ सेकंड वाले काम में, हमें जांच करनी है। जो द्विघात समीकरण दे रखा है, x² गुणज को हम a कहते हैं 1, x के गुणज को b कहते हैं जो कि 7 है, और अचर पद हमारा 10 दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, पहली जांच,
शून्यकों का योगफल जिसे बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन है। अल्फा का मान माइनस के 2 है, बीटा का मान माइनस के 5 है। बी का मान 7 और ए का मान 1। माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस के 7, और किसी भी संख्या को 1 से भाग देते हैं, ऊपर जो संख्या होती है वही आ जाती है। तो -7 बराबर -7। ठीक है, आ गया सही संबंध। दूसरा संबंध निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। जिसका सूत्र होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए। माइनस का 2 है अल्फा, बीटा है माइनस का 5, सी आपका 10 है और ए आपका 1 है। माइनस माइनस प्लस, 2 पंजे 10 और ये भी है 10। आगे बराबर। तो ये जांच भी हो गई हमारी। या फिर ये क्वेश्चन करना था, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हुए इनको हल करना है। ठीक है, हल करते हैं। जिस विधि से बोला जाए उसी विधि से ही करना है, दूसरी विधि से करोगे नंबर 0। ठीक है, किसी भी एक समीकरण को ले लो, उससे प्रतिस्थापित करना होता है। तो समीकरण 2 से लेता हूं मैं। तो माइनस का वाई इधर के क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का वाई। ठीक है, ये हो गया प्लस का वाई। ठीक है जी, इसको मैं समीकरण नंबर 3 मान लेता हूँ। आपने 2 से प्रतिस्थापित किया है तो ये मान कहाँ रखना पड़ेगा, 1 में। तो लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख दूंगा मैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, तो एक समीकरण क्या है पहले एक बार लिख लीजिए। मान रखते हैं x का, x की जगह पे आ जाएगा 4 प्लस वाई, और यहाँ प्लस का वाई पहले से ही है, तो ये हो जाएगा 4y प्लस वाई 2y। ठीक है, प्लस का 4 इधर आके माइनस का हो जाएगा 10, 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा 2 पंजे 10। ठीक है, y बराबर कितना हो जाएगा 5। तो ये y आ गया, y का मान उठाकर समीकरण नंबर 3 में रख दो। y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान 5 है बेटा। तो x बराबर कितना आ गया 9। आंसर। अगला क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने। ठीक है, तो और या फिर ये वाला करना है, विविक्त कर ज्ञात कीजिए और इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, गुणनखंड वाला, चलो पहला वाला पार्ट करते हैं पहले। तो एक्स का गुणज कुछ नहीं है तो बेटा 1 है। 1 की गुणा 10 से करोगे, ऐसी दो संख्या की गुणा करो जिसको गुणा करने पे 10 आए और घटाने पे 3। 5 दूनी 10, 5 में से 2 घटाओगे 3 आ जाएगा। माइनस है तो ब्रैकेट लगा के मान रखो, 5x, 5 दूनी 2x, माइनस अंदर से गुणा करो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, यहाँ से एक जोड़ो, यहाँ से एक जोड़ो, पहले जोड़े से x माइनस x बाहर आ गया तो यहाँ से 5 बचेगा, 2 का भागा दोनों में जाएगा, 2 पंचे 10। ये देखो समान है, यानी कि आपने सही किया है। गुणनखंड बनाने के लिए जो 2 बार आया है उसे हम एक बार लिखते हैं, और जो उभयनिष्ठ निकाला उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में चिन्ह के साथ। यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा। दूसरा वाला, यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो प्लस का 2 इधर आके हो जाएगा माइनस का 2। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा डन हो गया पहला वाला। अब आ जाओ इसके अथवा वाले में। मैं आपको सारा करा रहा हूँ, अथवा फथवा जो भी है। ठीक है, चूंकि द्विघात समीकरण में क्या दे रखा है,
दूरी का समीकरण हमें दे रखा है 2x² माइनस के 4x प्लस के 3 बराबर 0। ठीक है, चूँकि a बराबर 2 है, यहाँ b बराबर x का गुणज माइनस के 4 है और c बराबर 3 है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? विविक्तिकर। विविक्तिकर को ना हिंदी में विवेचक भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा बेटा। डी से दर्शाते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं अंग्रेजी में। इसका सूत्र होता है b² माइनस के 4ac। रखिए मान, b का मान है माइनस का 4, 4, a का मान है 2, c का मान है 3। माइनस 4 का वर्ग 16, 4 दूनी 8, 8 3 24, तो ये आ जाएगा माइनस के 8, नेगेटिव आ गया। लेकिन चूंकि d का मान ऋणात्मक है, इसलिए कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, ये लिख देंगे आप। ये आपका आंसर आ जाएगा। डी का मान 0 होता है तो वास्तविक मूल होता है, मूल समान होते हैं। डी का मान धनात्मक होता है, वास्तविक मूल होता है, मूल भिन्न भिन्न होते हैं, ये आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? कह रहे भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सो देखो बच्चों, ये मीनार है, ठीक है, और ये हमारी भूमि है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से ले लिया मैंने, अपना ये बोल रहा है एक बिंदु ले लिए, ये मैंने बिंदु ले लिया। इस बिंदु से मीनार की जो शिखर का उन्नयन कोण है ना, वो कितना दे रखा है हमें? 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और भूमि, ठीक है, ये मीनार का ये पाद बिंदु हुआ और भूमि का ये बिंदु हुआ। ठीक है, तो इनसे इनके बीच की जो दूरी है वो 30 मीटर दे रखी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस बिंदु को मैं Q बोल देता हूँ, इस बिंदु को मैं R बोल देता हूँ, और मीनार की ऊंचाई को मैंने मान लिया कि ये H है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई को मैंने क्या मान लिया? H है। हमें H निकालना है और ये दूरी पता है, तो इसमें हमें संबंध लगाना है। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है बच्चों? लंब। ठीक है, और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? आधार। चूंकि QR, तो यहाँ लिखना पड़ेगा त्रिभुज PQR में, पहले QR अनुपात में हम ले लेते हैं PQ, जो पता है और जो निकालना उसके बीच संबंध लगाते हैं। तो लंब बट्टे आधार क्या होता है? tan थीटा। थीटा कितना है हमारे पास? 30, ये रख दिया। मान रखते हैं QR को हमने H माना है, PQ हमें क्वेश्चन में 30 दे रखा है, tan 30 का मान होता है 1/√3। ये बट्टे का 30 इधर आके गुणे में लग जाएगा, तो H का मान हो जाएगा 30/√3। अब √3 से ऊपर नीचे गुणा भाग कीजिए, क्योंकि √ कभी नीचे नहीं छोड़ते। ठीक है, तो √3 गुणा √3 सिर्फ 3, 3 से काटोगे 3 कम 3 0, तो ये 10√3 हो गया, इतना मीटर। ठीक है, तो जो आंसर होगा वो होगा 10√3 मीटर, मीनार की ऊंचाई। अगला क्वेश्चन दे रखा था, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देखो बेटा, क्वेश्चन जैसे जैसे बोलता है ना वैसे वैसे बनाते जाओ, एकदम से पूरा पढ़ के मत करो ऐसे क्वेश्चन में। पहले पढ़ो, ये भूमि है, भूमि के एक बिंदु से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, ये हमारा पतंग है। ठीक है, जो कि उड़ रहा है भूमि से कितने दूर ऊंचाई पर? 60 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो 60 मीटर है। ठीक है, पतंग से लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। ये भूमि का एक बिंदु है, ये पतंग की डोरी है, बांध दिया गया यहाँ से ऐसे। ठीक है, भूमि के साथ दूरी का जो झुकाव है वो 30-60 डिग्री का है। ठीक है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई याद कीजिए। ठीक है, यहाँ 90 अंश का डोरी की लंबाई मान लेते हैं कि डोरी की लंबाई x है। ठीक है, ये जो डोरी है इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु को मैंने P बोल दिया है, इस बिंदु को Q और इस बिंदु को मैंने R बोल दिया। वही चीज़ है, त्रिभुज ले लेंगे PQR में। ठीक है, ये पता है और मुझे ये निकालना है। तो देखो ना, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है बेटा? लंब। और ये क्या है बेटा? 90 के सामने वाली भुजा कर्ण। ठीक है, त्रिभुज PQR में, तो QR बट्टे PR। ठीक है, तो लंब बट्टे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा, है ना। तो थीटा हमारे पास कितना है? 60 डिग्री, रख दिए मान। ये है 60, PR को हमने x माना है, और साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, तो ये x इधर आ जाएगा, आगे हल करेंगे तो
ये 60 × 2 और ये बट्टे में आ गया √3, ठीक है ना। तो ये हो गया 120/√3। अब √3 है, नीचे छोड़ते नहीं है, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ऊपर हो जाएगा 120/√3, नीचे हो जाएगा √3 × √3 सिर्फ 3, काटोगे 3 चौके 12, तो ये आ जाएगा 40/√3 मीटर। तो जो डोरी की लंबाई होगी वो होगी 40/√3 मीटर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कह रहे हैं एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है। इसका ऊपरी सिरा 6 मीटर की ऊंचाई पर बनी एक खिड़की तक पहुंचता है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, एक सीढ़ी है किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है। देखो ये दीवार है और जो सीढ़ी हम टिकाएंगे ना, इस तरीके से हम टिकाएंगे। ये सीढ़ी है और ये ज़मीन है, ठीक, ये ज़मीन है। निचला सिरा मतलब ये सीढ़ी का निचला सिरा ज़मीन से टिका हुआ है, ठीक है। ये दीवार से कितनी दूरी पर है? 2.5 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो 2.5 मीटर है, ठीक है। इसके ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 6 मीटर है। ये चीज़ हमें दे रखी है, ठीक है। एक खिड़की तक पहुँचता है, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। ये सीढ़ी है ना, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। मान लेते हैं कि सीढ़ी की लंबाई x है, ठीक है। तो यहाँ पर जब बेंच का कोड बनेगा तो जब बेंच के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारी क्या होती है? कर्ण है। तो इसमें लगेगा पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लगा दोगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है एक बार लिख दीजिए। कर्ण का जो वर्ग होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। कर्ण हमारे पास कितना है बेटा? x है स्क्वायर, आधार हमारे पास 2.5 है स्क्वायर और लंब हमारे पास 6 है स्क्वायर, ठीक है। 2.5 का वर्ग होता है 25 का वर्ग 625.2 स्थान के बाद 6 का वर्ग 36, ठीक है। तो आप जोड़ दीजिए, ठीक है, जोड़ देंगे। 36 में आपको जोड़ देना है 6.25, तो ये आपका हो जाएगा x² बराबर 42.25, ठीक है। अब इसका आपको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट निकालते हैं। देखिए स्क्वायर रूट निकाल सकते हो आप। देखो 42.25 का स्क्वायर रूट निकालना है तो इसका कैसे निकाल सकता है? भाग विधि बेस्ट होगी, है ना। भाग विधि जो है इसके लिए बेस्ट होगी। तो देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ। 0.2 स्थान है तो अब अंडर के बाहर एक स्थान के बाद लग जाएगा। ये चीज़ है, पीछे से जोड़ा बनाओ, ये जोड़ा बनाओ, ठीक है। तो बेटा यहाँ से किसके बाद जाएगा? 6 छंग 36, 6 छंग 36 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 12 में 6 के 6 बचेगा, ठीक है। अब 6 का डबल यहाँ आ जाते हैं और ये जोड़ा नीचे आ जाएगा 25। 5 से गुणा करेंगे 25, 125 पंजे 625 होता है। देखो 65 आ गया, तो x आपका 65 आ जाएगा 0.1 स्थान के बाद, ठीक है। तो आपकी जो सीढ़ी की लंबाई होगी वो 6.5 होगी। ये आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो बेटा, बोर्ड एग्जाम में थेल्स प्रमेय या फिर पाइथागोरस प्रमेय प्रूफ करने के लिए आएगा ही आएगा, जो मैंने ऑलरेडी करा रखा है। लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। इस क्वेश्चन में तो सिर्फ कथन लिखने के लिए बोला है, तो कथन भी आप लिख सकते हैं। स्टेटमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। आपसे क्या बोला जा रहा है बेटा? निम्न आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग ये काला काला निकालना है। कैसे निकलेगा? जब इस वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 वृत्त के क्षेत्रफल को आप हटा दोगे, है ना, तो आपको ये काला काला बच जाएगा, ठीक है। सो देखो बच्चों, हमें वर्ग की भुजा क्या दे रखी है? दिया है वर्ग की भुजा ए बराबर 14 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 14 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 7। 7 क्या हो जाएगी? वृत्त का व्यास हो जाएगा। वृत्त का व्यास, ठीक है। वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर।
इसलिए वृत्त की त्रिज्या आर कितनी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, आधा हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, प्रश्नानुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ से हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल -4, सॉरी वृत्त नहीं, पहले वर्ग का क्षेत्रफल है ना, वर्ग का क्षेत्रफल -4 वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। भुजा है 14, 14 गुणा 14, पाई का मान 22/7, और त्रिज्या हमारी है 7/2, 7/2। 2 दूनी 4, 4 से 4 कटा, 7 से 7 कटा, 14 गुणा 14 196, 22 सत्ते 154, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। या तो ये करना था, ठीक है, यहाँ पर छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है ना, वो हमें ज्ञात करना है। जो छोटी त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है, और जो बड़ी त्रिज्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 14 सेंटीमीटर, और जो उभयनिष्ठ कोण है वो 40 डिग्री है। छायांकित भाग देख रहे हैं, ये हमें ज्ञात करना है। कैसे निकलेगा, जब बड़े वाले वृत्त में से ये छोटा वाला वृत्त घटा दोगे सफ़ेद वाला, तो छायांकित मिलेगा। दिया है, क्या दे रखा है, बड़ी वाली जो त्रिज्या है कैपिटल आर वो 14 सेंटीमीटर है, छोटी वाली त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, जो कोण है आपका वो है 40 डिग्री। ठीक है, हमें क्या निकालना है, प्रश्नानुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो कि होता है बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक, मान रखते हैं बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि θ/360 πr², और ये हो जाएगा θ/360 स्मॉल r स्क्वायर। θ/360 पाई उभयनिष्ठ है, और अंदर से ये बचेगा। मान रखते हैं थीटा है 40/360, पाई का मान कुछ बोला नहीं है तो 22/7 रखेंगे, और कैपिटल आर है 14, स्मॉल 14 का स्क्वायर, और स्मॉल आर है हमारे पास 7। ठीक है, ये सूत्र किस रूप में दिख रहा है आपको, a² - b², जो कि होता है a+b गुणा a - b। तो काटोगे 0 से 0 कटा, 4 9 36, 1/9, 22/7, तो यहाँ आ जाएगा 14 + 7, 14 - 7, 14 - 7 7 होगा, 7 से 7 कटा, 22 से कम 22, 14 और 7 21, बट्टे में क्या आ गया 9, काटो 3 से, 3 × 9, 3 × 7 21, 22 × 7 154, बट्टे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाजित है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम बोल देते हैं 2 अंकों वाली संख्या 3 से जो कटती हैं, ठीक है, 2 अंकों वाली संख्या जो 3 से विभाजित है। ये वीडियो बेटा सभी हिंदी मीडियम वालों के लिए, तभी मैंने इसको प्लान किया था। ठीक है, वैसे ये MP बोर्ड का ऑफिशियल पेपर है। तो जो पहली संख्या 3 से कटेगी 2 अंकों वाली वो 12, और लास्ट जो कटेगी 3 से वो है 99। यहाँ पर प्रथम संख्या AP है ना, प्रथम संख्या 2 है, 3 से कटेगा यानी कि D 3 है, अंतिम पद 99 है। हमें n ज्ञात करना है। इतना आसान सा क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि an बराबर क्या होता है, a + n - 1 × t। an क्या होता है, अंतिम पद। रखिए an हमारे पास है 99, a है 12, n हमें ज्ञात करना है, और d हमारे पास है 3। प्लस के 12 इधर आके हो जाएगा -12। ठीक है बच्चों, आगे हल कर रहे हैं। तो 99 से 12 घटाओगे तो ये आ जाएगा 87, और ये जो 3 गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा,
3 दूनी 6, 3 नम 27, प्लस माइनस का 1 जाके प्लस का 1 हो जाएगा। तो कितनी संख्या है 3 से 2 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 3 से कटेगी? 30 संख्याएं। ठीक है, ये पहले वाले का आंसर हो गया। अब आ जाओ दूसरे वाले पे, अथवा करके हैं। ठीक है, अथवा में क्या बोले? एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है। तो कोई भी पद ज्ञात करने के लिए आपको प्रथम पद और सर्वांतर मालूम होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि माना प्रथम पद ए व सर्वांतर डी है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है बच्चों? हमें दे रखा है 11वां पद A11 हमें दे रखा है 38, और हमें दे रखा है 16वां पद A16 दे रखा है 73। 11 का मतलब होता है A प्लस 10D, एक कम करके लिखते हैं 38, और 16 का मतलब है एक कम करके A प्लस 15D बराबर 73। समीकरण 1, समीकरण 2 हल करेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, हल करते हैं तो किसी को भी ऊपर नीचे रख सकते हैं समीकरण को। ये 73 हो गया और ये है 10D। ठीक है, घटा देंगे कि ए हट जाएगा, गुणज समान है, समान चिन्ह होने पर घटाते हैं, घटाने पर नीचे वाले चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस माइनस करना, 15 में से 10 घटाओगे 5D, 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, 35 बचेगा। ठीक है, 5 7 35, तो डी का मान आ गया 7। डी का मान समीकरण 1 में रख दो, ए प्लस 10D 38 है। ठीक है, डी का मान रख दो 7, 70 हो जाएगा। प्लस के 70 इधर के माइनस का 70 हो जाएगा। 70 में से 38 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 32, माइनस की 32। ठीक है, तो ए हमारा आ गया माइनस की 32। सही किया ना हमने? हाँ। अब हमें प्रश्न में कौन सा पद निकालना है? प्रश्नानुसार 31वां पद निकालना है, A31। तो A31 क्या होगा बेटा? A प्लस 30D। ठीक है, ए का मान हमारे पास कितना है? माइनस की 32, और डी का मान क्वेश्चन में क्या है आया था बेटा? 7। तो 7 या 21, 210 में से 32 घटा दोगे। कमेंट करके मुझे बताओ कितना आ रहा है आंसर। कमेंट में अपना आंसर बताओ। इसको सिद्ध करना है, इसको भी सिद्ध करना है। ये दोनों क्वेश्चन मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी। ठीक है, सिद्ध करने वाले प्रश्न में आ रखा है, मैंने करा रखा है अलग से वीडियो बनाकर। 10,000 बच्चों ने देख भी लिया है, आप भी देख सकते हैं। अगर नहीं वो वीडियो नहीं देखना है तो प्रश्नावली 8.4 है। ठीक है, उसके क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन प्रश्नावली 8.4 के हैं। ठीक है, 8.4 प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 5 के जो 10 पार्ट है ना, वहाँ से ये वाला क्वेश्चन 6ठे नंबर पर मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन 8वें नंबर पर मिलेगा। और दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मैंने करा रखा है। 8.4 को देखिए, इस वीडियो को 2 मिलियन यानी कि 20 लाख बच्चों ने मेरे देख रखा है मेरी वीडियोस को। आप भी जाके देख सकते हैं। प्रश्नावली 1.1 से 15.2 तक हर एक एक क्वेश्चन, एक एक उदाहरण करा रखा है बेटा। सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है पहला वाला, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1, और ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 NCERT। ठीक है, क्योंकि यहाँ लैपटॉप में करा के दिखा पाना इम्पॉसिबल है, तो ऑलरेडी करा रखा है, जाके देख सकते हैं, और आसान क्वेश्चन आपको आते ही होंगे। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ठीक है बेटा, करा रखा है, देख लीजिएगा। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है बेटा, हर साल आते ही आते हैं। सिद्ध करने वाले भी मैंने करा रखे हैं बेटा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में खाली परिमेयकरण करना है। इस वाले क्वेश्चन में इसको होल स्क्वायर को खोल दीजिएगा और 2 सूत्र लगेंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर को खोल दोगे और सेक स्क्वायर को खोल दोगे, आपको आपका ये आंसर मिल जाएगा। हिंट भी मैं दे रहा हूँ, आसान बहुत क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, सो देखो बेटा, हमें क्या दे रखा है? 3 छोटे गोले, एक छोटा, एक उससे और बड़ा,
एक उससे और बड़ा। इन गोलों को पिघलाकर एक बड़ा सा गोला बनाया जाता है। तो उस बड़े वाले गोले की त्रिज्या बतानी है। इसकी त्रिज्या मान लो कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 और इसकी त्रिज्या हमने क्या मानी है, R मानी है। ये हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका त्रिज्या हमें निकालनी है। ठीक है, क्या दे रखा है, इन तीनों को पिघलाकर ये बनाया जाता है। तो इस तीनों का जो आयतन होगा वो इसके आयतन के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि पहले वाले गोले की आयतन क्या होगा, 4/3 पाई R1 क्यूब, दूसरे का हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब, ये हो जाएगा 4/3 पाई R3 क्यूब। क्यूब ना, स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ। और इसका हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब। 4/3 पाई उभयनिष्ठ है, लेफ्ट से और राइट से, तो यहाँ बचेगा R1 क्यूब, R2 क्यूब, R3 क्यूब। ठीक है, इससे ये कटा तो मान रखेंगे R1 का मान कितना है, 6 की घात 3, 8 की घात 3, 10 की घात 3, 6 छंग 36। ठीक है, 36 को गुणा करोगे 6 से तो कितना आ जाएगा, 216। 8 8 64। ठीक है, 64 को फिर 8 से गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा 512 और ये आ जाएगा 1000। ठीक है, जोड़ दो तो ये हो जाएगा 216 है और प्लस 512 है ना, 216 प्लस 512 तो ये 728 होता है। तो ये हो जाएगा 1728 R की घात 3। तो गुणनखंड करना 3 3 का जोड़ा लेना है। मैं बता देता हूँ, अगर 12 12 12 करोगे तो R क्यूब होता है। ठीक है ना, तो R क्या हो जाएगा, क्यूब 3 का जोड़ा लेना है तो R का मान आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई बताइए। एक गोले को पिघलाकर, ये गोला है उसे पिघलाकर एक क्या बनाया जा रहा है, बेलन। ठीक है, ये क्या बनाया गया है, बेलन बनाया गया। तो हमें क्या निकालना है बेटा, गोली की जो त्रिज्या हमें दे रखी है वो दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, स्मॉल r, और इस वाले की त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल R और ऊंचाई मान लेते हैं h। ठीक है, तो जो त्रिज्या दे रखी है इसकी, ये दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो मान लिया कि बेलन की ऊंचाई h है। ठीक है, इसको पिघलाकर ये बनाया जाता है, यानी कि जो गोले का आयतन होगा वही बेलन का आयतन होगा। प्रश्नानुसार यहाँ लिख देंगे, क्या लिखोगे, गोले का आयतन किसके बराबर होगा, बेलन के आयतन के। मान रखिए गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R क्यूब और बेलन का आयतन होता है पाई R स्क्वायर H। पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, मान रखेंगे 4/3, R का मान है 4.2 4.2 4.2 और कैपिटल R हमारे पास है 6 गुणा 6, हमें H का मान ज्ञात करना है। ये गुणा में इधर के बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, गुणे में आके इधर गुणे में इधर बट्टे में आके काटो इसको। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 3 6। ठीक है, काटोगे 3 से, 3 कम 3, 3 चौके 12, ये भी वही आ जाएगा, ये भी वही आ जाएगा। तो 14 गुणा 14 196। ठीक है, उसको आपको गुणा कर देना है। देखो बेटा, ठीक है 1.96 आ जाएगा। 14 गुणा 14, उसको आपको गुणा करना है फिर से 1.4 से, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.744 सेंटीमीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
कह रहे निम्नलिखित आंकड़े बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन कालों को दर्शाती हैं। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करनी है। ठीक है, बारंबारता मतलब एफ का कॉलम है। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे रेड लेना पड़ेगा डार्क दिखाने के लिए, कलर रेड चुन लेते हैं ये। ठीक है, देखो बेटा सबसे पहले वर्ग अंतराल देखो, 0 से 20, 20 पे ख़त्म हो रहा है, बीच शुरू हो रहा है, तो वर्ग अंतराल सही है। तो सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है हमें। सबसे बड़ी बारंबारता क्या है बेटा, ये 61। तो इसी ये F1 है, इसके बाद वाला होता है F2, इससे पहले वाला होता है F0, और 61 के ऊपर में ही जाओगे तो ये जो है बेटा इसे बोलते हैं बहुलक वर्ग। 60 से 80 जो है बेटा वो हमारा क्या है, बहुलक वर्ग है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, 60 है, और सब में 20-20 का अंतर, 60 से 80 यानी कि 20 का अंतर, ये h है। बाकी सूत्र में आ जाओ, बहुलक क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 गुणे h बट्टे में 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2। रखो मान, L का मान 60 है, F1 का मान 61। ठीक है, 61 है, फिर क्या है बेटा माइनस में F0 कितना है 38, h का मान 20, 2F1 61 दूनी 122। ठीक है, फिर आपका 38 आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा 52, 60। देखो बेटा 38, 31 में से आपको घटाना है, सॉरी 31 बोल रहा हूँ, 61 में से आपको घटाना है कितना, 38। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 23 गुणे में है 20, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 90। 122 में से आपको घटाना है 90। ठीक है, सो देखो बेटा 122 माइनस कितना घटाना है आपको 90, तो कितना आ रहा है यहाँ से 60, 23 गुणे 20 घटाएंगे तो आ जाएगा ये 32। कटेगा ये, 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 10 और कटेगा 2 से, 2 8 16, 2 चौके 8। ठीक है, सो ऊपर बचा 23 और गुणे में कितना है बेटा 4। ठीक है, यहाँ से 60, 23 चौके कितना होता है 92, बट्टे में 8, भाग दे देना है आपको 8 से। ठीक है, दशमलव के 2, तो ये आ जाएगा 11.5। तो 60 प्लस 11.5, तो ये आ जाएगा 71.5। ये आपका बहुलक आपको मिल जाएगा आराम से। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको निकालना है माध्य। ये आपको आंकड़े दे रखे हैं, आपको क्या निकालना है बच्चों, माध्य निकालना है। चलिए माध्य निकालते हैं। तो सबसे पहले देखो इसमें वर्ग अंतराल की ज़रूरत पड़ती नहीं है, और किसी विधि का उल्लेख नहीं किया, तो आपको जो विधि अच्छी लगती है वो लगा दो। ठीक है, तो पहले हम टेबल बना लेते हैं। वर्ग अंतराल, बारंबारता, फिर x चाहिए होगा, इतना फिलहाल हम रखते हैं, बाकी देखते हैं कि ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है। ठीक है, यहाँ हम लिख देंगे वर्ग अंतराल, यहाँ बारंबारता, यहाँ वर्ग चिन्ह, और फिर वहाँ देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले देखो बेटा वर्ग अंतराल में दे रखा है 100 से 150। ठीक है, फिर 150 से 200, फिर 200 से 250, फिर 250 से 300, और 300 से 350। F का मान दे रखा है 4, 5, 12, 2, 2। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे x निकालने के लिए। 100 ये हो जाएगा 250, 100 150 और आधा करोगे 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 5, 125। 50-50 का अंतर है सब में, सब वर्ग अंतराल में कितना है 50 का अंतर है। 50-50 जोड़ते रहो, तो 50 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 175, फिर 50 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 225, फिर आ जाएगा 275, फिर आ जाएगा ये 325। ठीक है, अब आपको गुणा करना है, 125 को गुणा करना है 4 से। fx लगाते ना डायरेक्ट मेथड, 500 होता है। फिर आपको गुणा करना है 175 से, बस गुणा ही करना है, उतना भी टफ नहीं है ये गुणा, 875 आ जाएगा। फिर 225 को गुणा करना है 12 से, तो ये आ जाएगा 2700। ठीक है, फिर आपको 275
ठीक है, 275 को गुणा करना है कितने 2 से, तो ये आ जाएगा 550 और फिर आपको गुणा करना है 325। ठीक है, 2 से गुणा करना है तो ये आ जाएगा 650। ठीक है क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपको सिग्मा एफ चाहिए होता है, सिग्मा एफ चाहिए होता है, तो ये हो जाएगा 12 और 4 16 और 4 20 और ये 25। ठीक है, और इस तरफ जोड़ लो सिग्मा एफ एक्स को 650 650 प्लस में है 550। ठीक है, 1200 हो जाएगा, फिर है 2700। ठीक है, फिर आपको 2700 जैसे ही जोड़ेंगे 3900, 39 में 875 जोड़ दो और फिर जोड़ना है 500। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5275। हमें निकालना है माध्य, हमने लगाया डायरेक्ट मेथड है ना, प्रत्यक्ष विधि से, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, ये लिख देना विधि का नाम। क्या विधि लगा रहे हो आप, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, मान रखते हैं एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स का मान आया है, ये सिग्मा एफ एक्स है 5275 और बट्टे में है 25। ठीक है, इसको भाग देना है आपको 25 से, तो 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 25 से कम 25, तो ये आ जाएगा 211 आंसर। तो वीडियो कैसी आई कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और बेटा एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना प्लीज़।